दोस्तों नमस्कार। आज से हम CGPSC मेंस प्री और व्यापम के लिए मैथ्स का एक सीरीज़ ला रहे हैं और इसमें आपको एक क्रम से वीडियो मिलेगा। संख्या पद्धति से पढ़ेंगे और जितना भी आगे पाई चार्ट है वहाँ तक का पूरा कोर्स करवाएंगे। इसमें आप मेंस का भी इसलिए मैं बोला कि जितना भी टॉपिक मेंस का है लगभग इसका 50% जो है अपन प्री में करते हैं, तो उसको मेंस के हिसाब से ही हल करेंगे तो वो भी हो जाएगा। दूसरा, हम यहाँ पे आपको उपलब्ध कराएंगे क्रमबद्ध वीडियो जिसमें ये संख्या पद्धति, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, घातांकरणी, भिन्न, सरलीकरण, लस मस, अनुपात समानुपात, आयु संबंध, साझा, मिश्रण, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, पाइप टंकी, चाल समय दूरी, रेलगाड़ी, नाव नदी, क्षेत्रफल, आयतन, प्रिज्म पिरामिड, त्रिकोणमिति, वृत्त, जीवा, स्पर्श रेखा, त्रिभुज और बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग, निर्देशांक ज्यामिति, ये निर्देशांक ज्यामिति, सारणियन, रेखा चित्र, आयत दंड, दंड आरेख, पाई चार्ट। तो संख्या पद्धति से शुरू करके हम पाई चार्ट तक करेंगे। लगभग इसके लिए हमको 3 माह लगेगा। आप प्रतिदिन वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, सरल से सरल भाषा में अपन बताएंगे मैथ्स को। साथ ही साथ आप इसी में हमारा बहुत सारा टॉपिक है जो मेंस में भी क्लियर हो जाता है और कुछ जो बच गया वो 10वीं का जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें है। जैसे अनुपात समानुपात जो प्री में पढ़ेंगे मेंस में भी यही काम आएगा, है ना। योगानुपात, अंतरानुपात, एकांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात। फिर वाणिज्यिक गणित कक्षा 10वीं में है, तो कक्षा 10वीं में है आयकर वाला सवाल, आवर्ती, सावधि। तो ये सारा चीज़ आपको 10वीं के जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें मिल जाएगा। लेकिन प्री के लिए जो मैं अभी दिखाया संख्या पद्धति से पाई चार्ट तक, उसको तो पूरा पढ़ना ही है ना। गति, दूरी, नदी, नाव, ये सब प्री में है और उसके हिसाब से पढ़ेंगे। लाभ हानि, प्रतिशत, औसत, ये सारा चीज़ हम क्रमबद्ध देखेंगे। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला वीडियो हम यहाँ से संख्या पद्धति से शुरू करेंगे। संख्या पद्धति बुक आप कोई भी रख सकते हैं, बुक के लिए दिक्कत नहीं है। आपको मुख्य बातों को समझना है, टॉपिक जो दिया है वो कवर होना चाहिए, चाहे कोई भी बुक हो मैथ्स की। तो आज हम अध्याय 1 शुरू करते हैं जिसका नाम ही है संख्या पद्धति। सबसे लंबा टॉपिक संख्या पद्धति हो लेंगे। संख्याओं की संक्रियाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन इसमें शामिल रहता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में नाम से ही स्पष्ट है संख्या पद्धति, तो हम पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे। अधिकतर प्रतियोगी मैं देखा हूँ, जहाँ भी मैं पढ़ाने जाता था या गया हूँ, संख्याओं के बारे में ज्ञान बहुत कम रहता है। वो बड़ा बड़ा सवाल भी बना लेते हैं, लेकिन संख्याओं में यदि कोई अंदर, जैसे व्यापम में आता है संख्या से संबंधित प्रश्न, परिमेय संख्या क्या है या परिमेय संख्या क्या है, वहाँ बच्चे फंसते नज़र आते हैं। तो आज हम इसमें केवल संख्या पद्धति में आज संख्याओं के बारे में देखेंगे कि संख्याएं हैं क्या, क्या क्या संख्या होता है, कैसे कैसे पहचानते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को कहीं कहीं पे प्राकृतिक संख्या भी लिखा हुआ मिलता है, दोनों बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। यही प्राकृतिक या प्राकृत संख्या को हम गिनती भी बोल देते हैं, गिनती। तो हमको पहचानना है कि प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या और गिनती नाम अलग अलग है, बाकी एक ही है।
तीनों ये है क्या चीज़। तो प्राकृतिक संख्या गिनती आ गया है, मतलब गिनती सदैव शुरू होता है एक से। आप गिनती शुरू करेंगे तो एक से शुरू करेंगे। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो है वो एक से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 और ऐसा करते करते ये अनंत तक जाता है, अनंत तक जाएगा। अब यहाँ पे ही एक प्रश्न बन गया, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। और आपको प्रश्न करता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। आप जितना भी अंक बोलेंगे यहाँ पे 1 करोड़ बोलेंगे तो 1 करोड़ 1 हो जाएगा। तो सिंपल से समझना है। और ये शब्द सब प्रश्नों में भी मिलेगा, तो आपको इन शब्दों को जानना भी है। तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या गिनती 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, इसे ही हम प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरा, प्राकृत संख्या के बाद हम आ जाते हैं पूर्ण संख्या। पहले हम संख्याओं को जान लेते हैं। पूर्ण संख्या, कहीं कहीं पे हमको पूर्ण संख्या होल नंबर लिखा हुआ मिलता है। तो पूर्ण संख्या क्या है, इसको हम देखते हैं। पूर्ण संख्या तो प्राकृत संख्या में, ये प्राकृत संख्या में यदि शून्य को भी शामिल कर दिया जाए, शून्य से शुरू किया जाए, तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में यदि शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या जो है शून्य से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। यहाँ पे भी फिर वही प्रश्न कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। अब हम खुद जानते हैं कि 70% जो स्टूडेंट हैं, जो मैथ से बैकग्राउंड के हो या ना हो, वो इन संख्याओं के बारे में डिटेल जानकारी नहीं रखते हैं और पेपर में फंसते हैं। तो पूर्ण संख्या वो सबको एक समझते हैं, पूर्ण प्राकृत, ऐसा तो ऐसा नहीं है। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो शून्य है, और सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या है उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, जैसे इसका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा हम आ जाते हैं संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में हम देखेंगे कि पूर्णांक संख्या जो है, जैसे प्राकृत संख्या में शून्य शामिल किए तो पूर्ण संख्या हो गया, और पूर्ण संख्या में ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर दिया जाए, ऋणात्मक संख्या भी इधर अनंत तक शामिल कर दिया जाए, तो इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या की विशेषता क्या है? न तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात किया जा सकता है और न ही सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात किया जा सकता है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें प्राकृत संख्या भी शामिल है, इसमें पूर्ण संख्या भी शामिल है, और इसमें ऋणात्मक संख्या भी शामिल है। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये तीनों संख्या में ही हमारा जो संख्या पद्धति है वो खत्म हो जाता है। बाकी जो हम संख्या भी देखेंगे इसी से छांटने वाला रहेगा, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ये सब यहीं से छांटने वाला रहेगा। तो मूल ढांचा संख्या पद्धति का ये है कि आपको जानना है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुआ, पूर्ण संख्या 0 को शामिल कर दिए, पूर्णांक संख्या यदि माइनस वाला संख्या भी शामिल कर दिया जाए, या बोलना चाहिए कि शून्य से छोटी संख्या भी यदि शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्णांक संख्या है। अब हम देखते हैं ये तीनों का हो गया कंप्लीट। अब इसी में हम देखते हैं कि सम संख्या क्या है। सम संख्या सबको पता होता है, सम संख्या छांटने वाला है। ऐसी संख्या
जो जिसमें दो का समूह बने या दो से पूर्णतः भाग हो जाए, विभक्त हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8 और डेढ़ अनंत। अब यहाँ पे भी एक प्रश्न आया कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या जो है वो 2 है और सबसे बड़ी जो सम संख्या है उसे भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब हम आ जाते हैं विषम संख्या। ये संख्याओं को आप जानते हैं, सम और विषम को। विषम संख्या, विषम संख्या जो है ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो या 2 का समूह ना बनाए, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। 1, 3, 5, 7 और ये चलेगा अनंत तक, इसे हम बोलते हैं विषम संख्या। यहाँ सबसे छोटी विषम संख्या जो है वो 1 है और सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब हम आ जाते हैं महत्वपूर्ण संख्या, जो मैं कोचिंगों में गया हूँ पढ़ाने, तो मैं देखा हूँ कि बच्चे इसको नहीं जानते, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ये मैथ से बैकग्राउंड के बच्चे भी इसको नहीं समझ पाते हैं। ये दोनों संख्या महत्वपूर्ण संख्या है। प्रश्न जो आता है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या से संबंधित आता है, आपको पूछ देगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो इसके लिए आप देखो कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले हम भाज्य संख्या को जानते हैं। क्या होता है? ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से, स्वयं से और एक से विभाजित होने के साथ साथ कोई तीसरे से भी ऐसी संख्या जो स्वयं से एक से विभाजित होने के साथ साथ कोई तीसरे से भी भाग चला जाए। अब ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि है क्या। एग्जाम्पल में देखो क्या बोला जा रहा है, सार क्या निकला। ऐसी संख्या जो स्वयं से जो रहेगा वो स्वयं, एक से और तीसरे से। जो संख्या ये 3 चीज से भाग चला जाता है तो ये भाज्य संख्या है। जैसे मैं लेता हूं यहां पे 2। अब 2 को देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहीं पे गलती होता है। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, 1 जो है वो ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। पीएससी 2019 का क्वेश्चन है, पूछा गया है और 1 को ऑप्शन में रखा गया था। तो 1 ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या, आपको बिल्कुल याद रखना है इसको। अब शुरू करते हैं हम 2 से। अब 2 से शुरू करते हैं तो देखते हैं 2 जो है वो स्वयं से भाग चला जाता है, चला गया भाग। 2 जो है वो 1 से भाग चला जाता है, चला गया। 1 दूने 2, 1 दूने 2। और 2 जो है कोई तीसरे संख्या से भाग नहीं जा सकता, इसीलिए 2 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है। एक तो शाश्वत है, 1 ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य। हम क्रम से देख रहे हैं। 2 को देखते हैं, 2 को देखें, स्वयं से गया भाग, 1 से भी गया भाग, लेकिन कोई ऐसा तीसरा संख्या नहीं है जिससे 2 चला जाए, इसलिए 2 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है। 3 को देखें, 3 तो नहीं होगा। 4 को देखते हैं, 4 जो है वो 2 से भाग जाएगा, मतलब
सॉरी 4 जो है वो स्वयं से भाग जाएगा, ये चला गया 4 स्वयं से भाग। 4 जो है वो 1 से भाग जाएगा, बिल्कुल चला गया भाग, 1 चौक 4। 4 जो है कोई तीसरा संख्या मतलब 2, इससे भी भाग चला गया। मतलब ये तीनों मापदंड जो पूरा करता है वो संख्या होता है क्या, भाज्य संख्या। तो 4 जो है वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, जो यदि पढ़े नहीं हो तो कल्पना भी नहीं कर सकते, सभी लोग 2 उत्तर ले लेते हैं। तो अब हम क्या देखें यहाँ पे कि हम ये देखें कि भाज्य संख्या में, भाज्य संख्या जो देख रहे हैं वो 4 से शुरू हुआ, तरीका मैं बता दिया। उसके बाद 5 तो अभाज्य संख्या है, 6 जो है वो भाज्य संख्या। 6 क्यों भाज्य संख्या है, 6 स्वयं से जाएगा, 6 जो है 1 से भाग जाएगा, और 6 कोई तीसरे से भी भाग चला जाएगा, 2 से 3 से, इसलिए। 7 अभाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है। यहाँ पे सम विषम से लेना देना नहीं है, 9 के बारे में देखेंगे तो 9 जो है वो स्वयं से भाग जाएगा, 9 जो है वो 1 से भाग जाएगा, 9 जो है कोई तीसरे से भी भाग जाएगा जैसे 3 से, ठीक है। और यहाँ पे 10, ऐसे ये चलेगा और ये अनंत तक जाएगा। अब ये अनंत तक जाएगा तो यहाँ पे मुख्य प्रश्न ये आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 है, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं 7वां अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में देखते हैं ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से भाग जाए और कोई तीसरे से, मतलब तीसरे संख्या से भाग न जाए तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभी हम 2 के बारे में देखें, एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, वो एक तो रट ही लेना है। अब हम देखें 2 को, तो 2 के बारे में हम देखे हैं, तो 2 कौन सी संख्या हम निकाले थे यहाँ पे, अभाज्य संख्या। तो 2 हुआ अभाज्य संख्या। जो 2 है स्वयं से भाग जाता है, स्वयं से और 1 से बच जाता है, ये कोई तीसरे से नहीं जाता, इसलिए 2 जो है वो अभाज्य संख्या है। अति इम्पॉर्टेंट है, ये केवल एक सम संख्या है 2 जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में आपको केवल एक ही सम संख्या देखने को मिलेगा, वो होता है 2। उसके बाद जितने भी अभाज्य संख्या आपको अनंत तक मिलेगा वो विषम संख्या ही रहेगा। तो यहाँ पे हम सीखे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 जो अकल्पनीय है, मतलब अगर नहीं जान रहे हो, इसको डिटेल नहीं पढ़े हो तो। अभाज्य संख्या में 2, अभाज्य संख्या 2 है ये भी कल्पना नहीं करते, प्रायः लोग 1 को मार देते हैं। 2, अब 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 तो भाज्य संख्या है। उसके बाद 9, 10, ये 11, 13, ऐसा करके अनंत तक जाता है। अब हम भाज्य संख्या भी सीख गए और अभाज्य संख्या भी सीख गए। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, और तरीका मैं बता दिया, जो स्वयं से और 1 से भाग जाए तो वो अभाज्य संख्या होता है। अब यहीं पे एक टिप लिख के आप जरूर रखेंगे, नोट्स बना रहे हैं तो। पहला, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। तो क्या है ये भले ही एक विषम संख्या है।
दूसरा हमको कुछ चीज़ें इसमें जान लेना है। इसलिए भी जान लेना है कि कई बार पेपर में सीधा सीधा प्रश्न आता है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या, एक से 50 तक अभाज्य संख्या और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। अब आप लोग ये दिमाग नहीं लगाना कि 1 से 200 तक, 100, 300 तक ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आता नहीं है। आता है कई बार तो क्या आता है कि 700 और 800 के बीच अभाज्य संख्या क्या है, तो उसको निकालने के लिए हम एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, उसको बताएंगे। आपको अभी केवल इतना ही जानना है कि 1 से 25 तक, 1 से 50 तक और 1 से 100 तक, 95% से 99% तक तो इसी में से प्रश्न आता है कि ये कितना कितना संख्या में है। कई बार मैं देखा हूँ प्रश्न पत्र में कि 800 से 900 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, तो उसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। इस वीडियो में हम केवल संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो संख्या के बारे में ही बात करेंगे। कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, उसको हम क्रमबद्ध वीडियो जो आ रहा है उसमें बताएंगे। 9, 15, 25, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25। तो हमको इतना याद रखना है। आपको साथ साथ ये भी याद रखना है कि भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी बोलते हैं और अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्या भी बोलते हैं। नाम कई बार आ जाता है ना, तो ऋण संख्या और भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी बोल देते हैं। इसको याद रखना है। अब हम देखते हैं आगे। अगर कभी कुछ घुमा के भी प्रश्न आए तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। कई बार अभाज्य संख्या में मैं देखा हूँ एक ऐसा प्रश्न आता है जिसमें फंस जाते हो। अब सीधा सीधा आप लोग अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। कई बार ऐसा प्रश्न करता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है। आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या समझ जाते हैं उसको। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो 3 होगा। प्रश्नों को, ये तो घुमाने वाली बात है कि प्रश्नों को आपको कैसे समझना है ना। तो अगर कभी ऐसा पूछ दे तो आपको ये सब ध्यान भी रखना है। अब इसके बाद हम आगे फिर संख्याओं में चलते हैं और एक महत्वपूर्ण संख्या जो इसके बारे में भी परीक्षार्थियों को पता होता नहीं है अच्छे से, परिमेय संख्या। ये तो व्यापम का फेवरेट है परिमेय संख्या। यहाँ से वो प्रश्न करता ही है परिमेय और अपरिमेय से हर प्रश्न पत्र में। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में हम जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, ये क्या होता है। तो परिमेय संख्या देख लेते हैं। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और P और Q एक पूर्णांक संख्या हो तथा Q का मान 0 ना हो। तो Q का मान और जो हर है Q का मान वो 0 नहीं होना चाहिए। तो तथा Q ≠ 0 नहीं होना चाहिए। अब
इसको हम कैसे देखेंगे, ये याद रखना है भाई। यहाँ पे ये चीज़ पूर्णांक संख्या हो दोनों संख्या, कुल मिला के ये है कि यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं, मान लो कि कैसे होगा। मान लो हम ले लिए कोई संख्या एक के बारे में हम विचार करते हैं कि क्या एक परिमेय संख्या है। तो देखते हैं, ये p बटा क्यू के रूप में हो तो है p बटा क्यू के रूप में। एक है उसको हम 1/1 भी तो लिख सकते हैं। तो ये p और q के फॉर्मेट में हुआ है। कोई भी संख्या को जानना है, कोई इतना कठिन नहीं है। आप इतना चीज़ जान लिए मतलब आप इसको विश्लेषित कर सकते हैं, विश्लेषण करके आप बना सकते हैं। p बटा क्यू के रूप में है। p और q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, बिल्कुल पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में क्या आता है, धनात्मक संख्या भी आता है, ऋणात्मक संख्या भी आता है, शून्य भी आता है। तो यहाँ पे ये पूर्णांक संख्या भी है और q का मान 0 भी नहीं है, तो बिल्कुल q का मान 0 नहीं है। इसका मतलब एक जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब मैं लिख दिया 5/3, 5/3 बिल्कुल 5 p बटा q के फॉर्मेट में है ये। तो p बटा q के फॉर्मेट में है, मतलब ये परिमेय संख्या है। देखो दोनों पूर्ण संख्या भी है, 5 भी मतलब पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, 3 भी पूर्णांक संख्या है। q का मान 0 भी नहीं है, मतलब हर जो है वो शून्य भी नहीं है। तो कोई भी आंसर में है, हो ना हो, ये सब परिमेय संख्या है। जितने भी संख्या है वो परिमेय संख्या है जो ऊपर पढ़े हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ से प्रश्न आता है, शून्य मतलब निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, या शून्य परिमेय संख्या है कि या परिमेय संख्या। तो शून्य के बारे में अब देख लेते हैं। शून्य के बारे में इतना भी विचार करने की जरूरत नहीं है। शून्य है, उसके बटे में भी तो एक है, बिल्कुल एक है, हम रख सकते हैं एक, कोई भी संख्या रहे। ये पूर्ण संख्या तो है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, उसके बटे में तो हम एक लिख सकते हैं। तो देखो ये p और q के फॉर्मेट में हो गया है। दोनों पूर्णांक संख्या भी होना चाहिए, तो है दोनों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में एक भी आता है और 0 भी आता है। इसका मतलब शून्य जो है वो परिमेय संख्या है। अब हम देख लेते हैं कि कोई भी रूट वाला संख्या √3/5। अब बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? तो अब देखते हैं, 5 जो है वो पूर्णांक संख्या तो है, 5 पूर्णांक संख्या है, q का मान 0 भी नहीं है। लेकिन अब 3 के बारे में विचार करते हैं। √3 जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या में नहीं आता। ये रूट वाला संख्या पूर्णांक संख्या में नहीं आता, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये √3 मतलब 3 की घात 1/2, और मतलब ये √3 का हम मतलब 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो दशमलव संख्या में आ जाएगा, और दशमलव संख्या हमारे पूर्णांक संख्या में नहीं आता। तो जो रूट लगा है, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, ऐसी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। समझ गए आप? अब यहाँ पे आपको देखना है कि मान लो कभी प्रश्न फंसाने के लिए ऐसा दे दिया गया √16। बताइए √16 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो √16 का मान कितना होता है, 4 होता है। तो 4 तो परिमेय संख्या है, 4/1 लिख सकते हैं। तो जो रूट से बाहर ना निकल पाए, रूट वाली संख्या, समस्त रूट वाली संख्या जो रूट से बाहर ना निकल सके या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वो संख्या कहलाता है, जो रूट से बाहर ना निकल सके वो अपरिमेय संख्या कहलाता है, और जो रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या कहलाता है। अब हम समझ ही गए होंगे कि PQ के फॉर्मेट में रहना चाहिए। PQ जो है वो पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, पूर्णांक संख्या के रूप में होना चाहिए, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है 22/7। 22/7 बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? तो जी 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22 भी पूर्णांक संख्या है, 7 भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन पाई का मान जो है, पाई का मान जो है 22/7 ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये पाई जो है अपरिमेय संख्या है। इसको याद रखना है, इससे प्रश्न आता है।
तो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 है। तो 22/7 में हमको संख्याओं से मतलब है, ये कहाँ से आया है, ये किसका मान है, उससे मतलब नहीं है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। समस्त प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभी तक जितना भी ऊपर में संख्या पढ़े हैं वो सभी संख्या परिमेय संख्या होता है, रूट वाली संख्या को छोड़कर। लेकिन रूट वाली संख्या में भी मैं कंडीशन बता दिया कि वही रूट वाला संख्या जिसका कोई पूर्ण वर्ग ना हो। आपको रूट वाला संख्या दे दिया गया 25 और आप रूट ही देख के ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये गलत है, इसका मान होता है 5, तो 5 पूर्ण संख्या है। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या, अब जस्ट विपरीत, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अब p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके मतलब हम परिमेय संख्या की ही बात कर रहे हैं। जो परिमेय संख्या के रूप में ना लिखा जा सके मतलब p और q पूर्णांक संख्या भी ना हो, तो पूर्णांक संख्या ना हो, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं √7, तो √7 जो है वो अपरिमेय संख्या है। आप p/q के रूप में तो लिख सकते हैं इसको लिखने के लिए, लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताना है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो √7 को तो √7 लिखा जा सकता है, लेकिन अब इसमें आपको देखना भी तो है कि ये और ये जो है वो पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। तो 7 तो पूर्णांक संख्या है नहीं, 7 पूर्णांक संख्या है लेकिन √7 ये पूर्णांक संख्या नहीं है, है ना, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो रूट वाली जितनी भी संख्या है वो अपरिमेय संख्या होती है, ये अपरिमेय संख्या। और साथ ही साथ पाई का मान जो है वो अपरिमेय संख्या है। उधर हम 22/7 देखिए वो परिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या भी समझ में आ गया होगा। अब 2 संख्या और देख लेते हैं, उसके बाद की संख्याओं का यहाँ पे कोई मतलब रहता नहीं है व्यापम और पीएससी में। अब देख लेते हैं हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और एक होता है अवास्तविक संख्या। एक और संख्या अंतिम देख लेते हैं, भाज्य संख्या देखें, अभाज्य संख्या देखें। हम देख लेते हैं एक संख्या, इससे भी प्रश्न आता है, सह अभाज्य संख्या। बस इतना ही, इससे ज़्यादा और भी संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्या, तो ये सब संख्या हमको नहीं देखना है, ये 11वीं के पाठ्यक्रम में है। हमको व्यापम और पीएससी के लिए केवल इतना देखना होता है। तो देख लेते हैं जल्दी से वास्तविक संख्या। समस्त संख्या वास्तविक संख्या है, मतलब ऐसी संख्या जो अवास्तविक संख्या नहीं है, वे सभी वास्तविक संख्या होता है। ये कैसी परिभाषा हुआ भैया, जो अवास्तविक संख्या नहीं है वो वास्तविक संख्या है। तो इसमें समस्त संख्या आता है, यहाँ पे आप लिख लीजिए समस्त संख्या। समस्त संख्या, आप कुछ भी संख्या लिख लीजिए, समस्त संख्या वास्तविक संख्या है। जैसे कैसे समस्त संख्या, आप प्राकृत संख्या 1 में, पूर्ण संख्या 0 में, अगर पूर्णांक संख्या 3 में, सभी का एक एक ले रहा हूँ। मान लो अपरिमेय संख्या √3 में, परिमेय संख्या 3/5 में,
है ना, चाहे इसमें शून्य रहे, एक रहे, कुछ भी रहे, समस्त संख्या वास्तविक संख्या है। लेकिन अवास्तविक संख्या को छोड़ के, तो आपको अब अवास्तविक संख्या जानना पड़ेगा। किसको छोड़ के? तो अवास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसकी हम केवल कल्पना करते हैं, जिसकी केवल हम कल्पना करते हैं, सोच सकते हैं बस, है ना। तो जैसे अवास्तविक संख्या √3 लिखा और अंदर में माइनस का चिन्ह है। देखो बाहर में प्लस माइनस तो रूट का रहता ही है। अगर कोई ऋणात्मक संख्या और रूट में है तो ये अवास्तविक संख्या है। √11 तो √-11, ये केवल ऐसी संख्याओं को हम एक कल्पना कर सकते हैं। और हम आगे की क्लास में देखते हैं आई जो होता है वो एक काल्पनिक संख्या है, आयोटा बोलते हैं इसको, आयोटा। कभी भी मान के चलो आपको ऐसा दे दिया गया 3i, तो ये जो होता है अवास्तविक संख्या में लेते हैं आई को। तो रूट में है कोई संख्या, माइनस में है तो वो अवास्तविक संख्या, इसको छोड़ के बाकी पूरा संख्या जो है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। तो इसी में एक प्रश्न आता है कि मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, कि सभी संख्या वास्तविक संख्या है लेकिन सभी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, तो सभी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, ऐसा कुछ इसमें देता है। तो आप ये सब परिभाषा जानेंगे तो वो सब बन जाएगा। जैसे वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में सभी संख्या आ गया, मतलब वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी है, वास्तविक संख्या सम संख्या भी है, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, भाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। तो बात, लेकिन जस्ट उधर से करें तो जरूरी नहीं है ना, कि वो संख्या वो हो। जैसे समस्त वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है क्या? समस्त वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है क्या? तो नहीं। समस्त वास्तविक संख्या परिमेय संख्या कैसे हो जाएगा? √3 ये वास्तविक संख्या तो है लेकिन परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। तो ऐसा प्रश्न आता है, जो मैं देखा हूँ पटवारी 2022 में ये प्रश्न आया भी है, वास्तविक परिमेय संख्या समय। तो आप जब परिभाषा को जान गए हैं तो फिर दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या ये समूह में रहेगा। सहभाज्य संख्या कैसे मिलेगा? 2, 3 या 17, 25, 22, 28। सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देख के आप ये अभाज्य कल्पना मत कर देना कि हाँ अंदर में जो संख्या मिलेगा वो अभाज्य संख्या मिलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका मासा आगे पढ़ेंगे महत्तम समावर्तक, तो ऐसी संख्या जिसका मासा 1 हो, उस संख्या समूह को, ये समूह में रहेगा ना, ये चारों ऑप्शन में ऐसे दे दिए रहेगा, उस संख्या समूह को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मैं फिर आपको बता देता हूँ, आप ये मत सोच लेना कि अभाज्य संख्या तो ये तो 22 है, ये तो 28 है, तो 22 तो भाज्य संख्या होता है, 28 तो भाज्य संख्या होता है, तो सहभाज्य संख्या क्यों नहीं? ऐसा नहीं, सह अभाज्य संख्या ही होता है। सह अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या का समूह जिसका जो मास है वो 1 हो तो वो सहभाज्य है। जैसे इसी में देख लेते हैं 2 और 3 केवल 1 से भाग जाएगा, मतलब ये दोनों का मासा यदि हम निकालना चाहेंगे, मासा आगे पढ़ेंगे आपको, हम पढ़ाएंगे लस और मासा, उस समय समझ लेना। तो इसका मासा 1 आ रहा है, तो ये तो सहभाज्य संख्या है। अब 17 और 25 में देखते हैं, कोई 17 और 25 जो है वो 1 से ही भाग जाएगा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को और काट दे, तो ये भी सहभाज्य संख्या है। अब इसको देखते हैं 22 और 28 1 से चला जाएगा, 2 से भी दोनों चला जाएगा, मतलब एक और संख्या है जो उसको काट रहा है। या आपको मासा निकालने आता है तो आपको मासा के हिसाब से भी कर लेना है। जैसे इसका परिभाषा ये है कि ऐसी संख्या जिसका मासा 1 हो, ऐसी संख्या जिसका मासा 1 हो, उस संख्या समूह को सह अभाज्य संख्या कहते
हैं। आज के लिए इतना ही। संख्या पद्धति में केवल इतना ही जानना होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। प्रतिदिन आपको पीएससी व्यापम से रिलेटेड एक वीडियो मिलेगा। 3-3.5 माह में पूरा कंप्लीट हो जाएगा वो सिलेबस। तो आप लोगों का सहयोग सदैव बना रहे। धन्यवाद।